और तब जज पदमुक्त किया जाएगा। अब यहां पर देखो, हमारे संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल 2 अनुच्छेद में है, 56 और 61। वो दोनों किससे रिलेटेड हैं? प्रेसिडेंट। जजों के लिए 124 है, जिसमें इंपीचमेंट वर्ड नहीं है। अमेरिका में जजों के लिए भी इंपीचमेंट है, हमारे यहां जजों के लिए इंपीचमेंट वर्ड नहीं है, जजों के लिए रिमूवल वर्ड है। तो अ जज इज रिमूव्ड। तो लिखिए जजों की पद मुक्ति, कि जज साहब हटाए कैसे जाएंगे। इससे संबंधित प्रक्रिया भी आर्टिकल 124 में है, जजों की पद मुक्ति। और इसके अलावा इसको विस्तार से बताया गया है जजेज एनक्वायरी एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के 124 में संक्षेप में है, और उसका एक एक कदम, एक एक स्टेप कहां पर बताया गया है? जजेज एनक्वायरी एक्ट। तो संविधान में केवल बहुमत आदि की बात है, बट एक एक कदम किसमें बताया गया? जजेज एनक्वायरी एक्ट। जज कैसे हटाए जाएंगे, यहां एक दो पहले फैक्ट्स जान लो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्लस जज और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्लस जज, सबको हटाने की प्रक्रिया एक ही है। तो यहां पर कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे चीफ जस्टिस को हटाओ, चाहे अदर जजेज को हटाओ, चाहे सुप्रीम कोर्ट वाले को हटाओ, इवन हाई कोर्ट वाले को भी हटाना है तो पार्लियामेंट से ही होगा, सेम प्रोसेस, 1% का भी अंतर नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस और अदर्स के लिए प्रक्रिया समान है। तो पहले ये चीज याद रखनी है। फिर लिखो जजों को, जजों का मतलब ये जो जज हैं, जजों को 2 आधारों पर पदमुक्त किया जा सकता है। पहला साबित कदाचार और दूसरा अक्षमता, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनएफिशिएंसी। साबित कदाचार और अक्षमता। साबित कदाचार, अब यहां पर देखो राष्ट्रपति में एक ही आधार था, संविधान का उल्लंघन, लेकिन जजों में 2 आधार है। साबित कदाचार पारिभाषित नहीं है, बट कोई भी खराब आचरण जैसे भ्रष्टाचार वो सब, और अक्षमता का मतलब जज अक्षम हो जाए शारीरिक मानसिक किसी भी प्रकार से, तो केवल 2 ही आधार पर हटा सकते हैं। अब आते हैं कि प्रक्रिया क्या होगी, ये तो हमने बेसिक जाना, तो एक चार्ट से समझेंगे। प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो पहली बात कि जज को हटाने का प्रस्ताव केवल संसद में ही लाया जाएगा, और लोकसभा राज्यसभा कहीं भी लाया जा सकता है। लेकिन 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। लोकसभा में कम से कम 100 या राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों का हस्ताक्षर, यह पहली शर्त है। जज को 14 दिन का नोटिस, नोटिस मतलब पूर्व सूचना, जज को 14 दिन का नोटिस या पूर्व सूचना। लोकसभा में अध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति एक जांच समिति का गठन करते। अब देखो ये स्टेज राष्ट्रपति में था ही नहीं। अध्यक्ष ऑब्लिक सभापति एक जांच समिति का गठन करते। प्रेसिडेंट में ये वाला स्टेप नहीं था, सीधे सदन में आता था। लेकिन यहां पर अध्यक्ष या सभापति एक जांच समिति का गठन करेंगे। अब ये सब चीजें कहां है? कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, जजेज इंक्वायरी एक्ट में है, जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया। जांच समिति का गठन करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में केवल है कि इस बहुमत से लोकसभा राज्यसभा प्रस्ताव लाकर हटाएगी। अब आते हैं कि ये जो जांच समिति होगी, इसकी रचना भी बताई गई। तो साइड में कहीं पर लिख लो कि ये जो जांच समिति होगी, जजेज इंक्वायरी एक्ट कहता है कि ये 3 मेंबर्स से मिलकर बनेगी। तो ये नहीं कि इसमें किसी को भी बिठा देगा, इसमें मोदी जी, अमित शाह जी और राजनाथ जी, ऐसा नहीं होगा। बल्कि इसके बारे में भी बताया गया कि इसमें कौन होंगे। तो 3 सदस्य होगी, इसमें अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे। इसका अध्यक्ष होगा सुप्रीम कोर्ट का सेवारत, रिटायर्ड नहीं, सर्विंग सेवारत जज, जो अभी पद पे है। इसका मतलब बहुत बड़ा व्यक्ति, उम्मीद करना चाहिए कि एक निष्पक्ष व्यक्ति। सुप्रीम कोर्ट का सर्विंग जज, रिटायर्ड नहीं, ये इसका अध्यक्ष होगा। और 2 जो मेंबर्स होंगे, उसमें होगा हाई कोर्ट का सेवारत, ये भी रिटायर्ड नहीं,
चीफ जस्टिस, तो सुप्रीम कोर्ट का जज, और भारत में 25 हाई कोर्ट है, तो किसी एक हाई कोर्ट को अध्यक्ष या सभापति किसी एक हाई कोर्ट के जज से रिक्वेस्ट करेगा, चीफ जस्टिस से, जज नहीं, सर्विंग। तो अब देखो ये दो तो बड़े जबरदस्त मेंबर है, एक सुप्रीम कोर्ट का जज और एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। और तीसरा मेंबर होगा एक पारंगत विधिवेत्ता, मतलब कोई बड़ा धुरंधर वकील, मतलब कानून का बहुत बड़ा जानकार, पारंगत विधिवेत्ता। तो हमें मानना चाहिए कि एकदम सटीक समिति है ये, कार्यपालिका के दबाव में कभी नहीं आएगी। क्योंकि जज को हटाने की बात है, तो ऐसा ना हो कि उलूल जुलूल आरोप लगा के और 3 सदस्यीय समिति में मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी मिलके कि जज दोषी है, कदाचार नहीं, इसमें ये सब लोग होंगे। तो अब देखो समिति शानदार बनी, जांच समिति लिख लिया सबने इसकी रचना। अब आ जाते हैं फिर कि जांच समिति का गठन होगा। उसके बाद अगला कदम लिखिए, समिति द्वारा जांच। अब समिति जांच करेगी उस पर लगाए गए आरोपों की, भ्रष्टाचार, XYZ जो भी आरोप हैं कदाचार के। समिति द्वारा जांच, जांच में दो बातें हो सकती है कि या तो निर्दोष करे या दोषी करे, यही दो विकल्प है। ये नहीं कह सकता कि दोषी भी है निर्दोष भी है, या तो निर्दोष है या दोषी है। तो अगर निर्दोष है तो प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा। देखिए कितना यह है, पार्लियामेंट में आएगा ही नहीं, तो पार्लियामेंट सर पटक के रह जाएगी लेकिन कुछ नहीं कर पाएगी, इतना जज को सिक्योरिटी है। निर्दोष होने पे प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा। तो जज प्रेसिडेंट से भी ज्यादा सिक्योर है। प्रेसिडेंट के मामले में पूरी पार्लियामेंट चाले तो चले जाएगा, यहां पर पूरी मतलब रंगा बिला के साथ छंगा भी मिल जाए, दंगा जितने दल हैं सब मिल जाए, तो रंगा बिला छंगा दंगा नंगा सब मिल जाए, लेकिन जज नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि देखो जजेस की इंडिपेंडेंस ज्यादा जरूरी है। वो बीजेपी के मंत्रियों को भी ट्रायल करेंगे, उन्होंने केजरीवाल को जेल भेज दिया, तो पता चला आम आदमी वाले भी साथ में, हाँ हटाओ, वो भी साथ में आ जाएंगे कि सबसे पहले इसी को हटाओ। इसी तरह बीजेपी वाले को भी 2-4 को भेज दे जेल में, तो वो भी आ जाएंगे निर्दोष होने। लेकिन अगर दोषी, तो अब देखो अगर यह समिति दोषी मानती है तो मानना पड़ेगा गड़बड़ है। उसके बाद प्रस्ताव सदन में लाया जाएगा। किस सदन में? जहां वह शुरू हुआ। फिर उस सदन में मतदान होगा, मतदान होगा। मतदान के बाद विशेष बहुमत से पारित होगा। याद करिए दूसरे प्रकार का, उपस्थित और मतदान का 2/3 जो कुल के बहुमत से कम ना हो, विशेष बहुमत से पारित। विशेष बहुमत से पारित, तब प्रस्ताव दूसरे सदन में लाया जाएगा, वहां भी मतदान होगा। तब प्रस्ताव दूसरे सदन में, जब विशेष बहुमत से पारित होगा एक सदन में, तब प्रस्ताव दूसरे सदन में लाया जाएगा, वहां भी मतदान होगा। और दूसरे सदन में भी वह विशेष बहुमत से पारित होगा। और उसके बाद आखिर में राष्ट्रपति आदेश जारी करके हटाते हैं। राष्ट्रपति स्वतः हटते थे, याद करो, लेकिन जज को आदेश जारी करके हटाते हैं। एक बार शुरू से समझो कि जज को हटाना है तो सबसे पहली बात कि प्रस्ताव राज्य विधानमंडल में नहीं आएगा, हाई कोर्ट वाले के लिए भी पार्लियामेंट में ही आएगा, लोकसभा या राज्यसभा। तो मान लो लोकसभा में आता है तो अध्यक्ष या सभापति, तो मान लो अध्यक्ष को नोटिस दिया गया, तो सबसे पहले अध्यक्ष देखेगा कि कितने लोगों का हस्ताक्षर है। लोकसभा में कम से कम 100 होना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसकी संख्या 543 है। और राज्यसभा में कम से कम 50 से कम चाहिए, क्योंकि कम है उसकी संख्या। अब मान लो कि 100 लोगों का हस्ताक्षर है, तो पहली शर्त पूरी हुई। लेकिन ऐसा नहीं कि आज ही जांच समिति बन जाएगी, पहले जज के पास भेजा जाएगा। क्यों? क्योंकि जांच समिति जांच करेगी तो जज से पूछेगा, सदन में जज अपनी बात रखेगा, तो इसलिए जज को पता तो होना चाहिए कि उस पर क्या क्या इल्जाम है, तभी तो जज जाकर बोलेगा वहां पे जांच समिति के सामने कि मुझ पे इल्जाम बेवफाई है, मुझ पे इल्जाम बेवफाई है, ए मोहब्बत तेरी दुहाई है। तो 2 शर्तें जब पूरी हो गई तो 14 दिन के बाद, 15वें दिन, 16 दिन, कभी भी
अध्यक्ष या सभापति जिसके भी सदन में आए वह एक जांच समिति बनाएगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और पारंगत विधिवेत्ता होंगे। समिति जांच करेगी। अब देखो, जांच में अगर निर्दोष हो जाए तो प्रस्ताव वहीं समाप्त हो जाएगा, तो जज प्रेसिडेंट से भी ज्यादा सिक्योर है और बिना जांच समिति के कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर जांच समिति ने दोषी कर दिया तो प्रस्ताव सदन में लाया जाएगा, किस सदन में, जहां शुरू हुआ। फिर वहां पे मतदान होगा। मतदान में अगर विशेष बहुमत से पारित नहीं हुआ तो जज फिर बच जाएगा। अगर विशेष बहुमत से पारित हो गया तो प्रस्ताव दूसरे सदन में लाया जाएगा, वहां पर भी मतदान होगा। अगर वहां भी विशेष बहुमत से पारित नहीं हुआ तो फिर जज साहब बच जाएंगे, वहां भी पारित हो गया तो लास्ट में राष्ट्रपति आदेश जारी करेगा और तब जज पदमुक्त किया जाएगा। अब यहां पर देखो, हमारे संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल 2 अनुच्छेद में है, 56 और 61। वो दोनों किससे रिलेटेड हैं? प्रेसिडेंट। जजों के लिए 124 है जिसमें इंपीचमेंट वर्ड नहीं है। अमेरिका में जजों के लिए भी इंपीचमेंट है, हमारे यहां जजों के लिए इंपीचमेंट वर्ड नहीं है, जजों के लिए रिमूवल वर्ड है। तो अ जज इज रिमूव्ड, प्रेसिडेंट इज इंपीच्ड। कई लोग आपको कहेंगे कि दोनों की प्रक्रिया तो समान है, तो हम कहेंगे समान नहीं है, मिलती जुलती है। 5 बड़े अंतर हैं। देखो, जज को हटाने और प्रेसिडेंट को हटाने में 5 बड़े अंतर है। कैसे? तो प्रेसिडेंट के लिए केवल एक ही आधार है, संविधान का उल्लंघन। जज के लिए 2 अलग अलग आधार हैं, पहला डिफरेंस। दूसरा, यहां पे देखो कि प्रेसिडेंट के लिए 1/4 चाहिए, जज के लिए 100 और 50 है। ये दूसरा अंतर। सबसे बड़ा अंतर ये वाला है, ये सबसे बड़ा अंतर है। प्रेसिडेंट के लिए है ही नहीं, जज के लिए जांच समिति है। चौथा अंतर बहुमत का है, प्रेसिडेंट के लिए कुल का 2/3, जज के लिए उपस्थित और मतदान का 2/3। और 5वां अंतर, राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट स्वतः पदमुक्त होते हैं, जज को पदमुक्त। तो 5-5 अंतर है, तो हम कैसे कह देंगे सेम है? तो कई जगह लिख दिया जाएगा, जब भी देखो ऐसा प्रस्ताव कभी आता है तो लिखता है कि जज पे महाभियोग लगाया गया। वो देखो, वो संवाददाता होते हैं, उन्होंने पॉलिटी डेप्थ में नहीं पढ़ा है, उसको आर्टिकल 124, 56, 61 का कुछ डिफरेंस ही पता नहीं है, तो कहेगा। लेकिन हमें कभी भी महाभियोग नहीं लिखना। अमेरिका में जज इंपीच होता है क्योंकि सेम टू सेम प्रोसेस है। इंडिया में जज इंपीच नहीं होता है, हमारे यहां इंपीच केवल प्रेसिडेंट होता है, जज और बाकी सारे क्या होते हैं? रिमूव होते हैं। 5 अंतर आपको सीधे दिखेगी नहीं। तो यह है जज की पदमुक्ति। अब आते हैं थोड़ा सा पीटी के फैक्ट पर कि अभी तक भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कितने जज हटाए गए? एक भी नहीं। तो यह सही है कि अभी तक एक भी जज हटाया नहीं गया है। क्या प्रस्ताव लाया गया है? लाया गया। तो देखो अभी तक किस किस पे लाया गया, तो लिखो। सबसे पहले लाया गया था सुप्रीम कोर्ट के जज वी रामास्वामी पर। इसमें से कंप्लीट कोई भी नहीं हो पाया, किसी न किसी कारण से वो रह गया, लेकिन सबसे पहले लाया गया था वी रामास्वामी। वी रामास्वामी पर भ्रष्टाचार का आरोप था। जांच समिति भी बनी। जांच समिति ने रामास्वामी को दोषी भी ठहराया, लेकिन जब पार्लियामेंट में वोटिंग हुई तो कांग्रेस दल ने मतदान में भाग नहीं लिया। ये 92-93 की बात है। कांग्रेस सबसे बड़ा दल था, उन्होंने मतदान में भाग ही नहीं लिया। तो अब देखो, विशेष बहुमत वो एक अलग पड़े जिसमें कुल का बहुमत चाहिए, कुल का बहुमत नहीं मिल पाया। तो रिजल्ट क्या हो गया कि रामास्वामी पर नहीं हुआ। दूसरी बार यह लाया गया था सौमित्र सेन। सौमित्र सेन कोलकाता हाईकोर्ट के जज थे, ये हाईकोर्ट वाले थे, कोलकाता हाईकोर्ट। सौमित्र सेन पर भी भ्रष्टाचार का आरोप था। सौमित्र सेन में भी जांच समिति तक मामला पहुंचा। जांच समिति ने इसको भी दोषी ठहराया। और सौमित्र सेन के मामले में पार्लियामेंट में भी एक यूनिटी थी दलों के बीच, सत्ता पक्ष जो सभी कह रहे थे कि इसको हटाएंगे। तो आप कहेंगे फिर ये कैसे नहीं हटा? को इसमें यह हो गया कि इसने जांच प्रक्रिया के दौरान ही त्यागपत्र दे दिया। तो जब दोषी ठहरा दिया गया समिति के द्वारा, राज्यसभा में वोटिंग होनी थी और वोटिंग के दिन ये अपना पक्ष रखने के लिए भी आया। कौन? सौमित्र सेन। उन्होंने अच्छी तरह पक्ष वगैरह सब रखा और यह बताया कि मैं निर्दोष हूं, लेकिन लास्ट में यही कहा कि न्यायपालिका की गरिमा की रक्षा के लिए मैं त्यागपत्र की घोषणा करता हूं। यह आखिरी लाइन बोल के निकल गए और त्यागपत्र जाकर दे दिया।
तो त्यागपत्र दे दिया, तो उसी समय यह भी सिद्ध हो गया कि बीच प्रक्रिया में भी त्यागपत्र दिया जा सकता है। तो इसीलिए इसका मामला तो ऐसे ही खत्म हो गया टेक्निकली। उसके बाद देखो तीसरा अभी हाल में ही आया था, आपको याद भी होगा, दीपक मिश्रा जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ लाया गया था अभी मोदी जी के पीछे वाले कार्यकाल में। इन पर भी भ्रष्टाचार का आरोप था, लेकिन इनके बारे में एक आश्चर्यजनक बात हुई कि प्रस्ताव लाया गया था राज्यसभा में, 50 से ज्यादा लोगों का हस्ताक्षर था, वो शर्त पूरी हो गई, लेकिन सभापति ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिसको लेकर काफी आलोचना भी हुई कि यह नहीं करना था, क्योंकि अगर सभापति इस तरह करेंगे, लेकिन जजेज इंक्वायरी एक्ट में यह लिखा हुआ है कि यदि प्रस्ताव बेबुनियाद प्रतीत होता है तो अध्यक्ष या सभापति उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि यह प्रस्ताव सिरे से ही बेबुनियाद है, इन्होंने अस्वीकार कर दिया, तो मामला वहीं पे खत्म हो गया। लेकिन यह देखो कि सभापति और आरोप अच्छे खासे उन पर थे, मेडिकल घोटाला और कई जगह से था, कई रिकॉर्डिंग थी, लेकिन अब वही है कि संसद की कार्यप्रणाली वो सब लॉ, रूल ऑफ लॉ है, तो लॉ के तहत ये कहा कि नहीं कोई दम नहीं है, तो खत्म हो गया। तो इस तरह से अभी तक 3 ही बार लाया गया है, इसमें से पारित कोई भी नहीं हुआ है। तो यहां तक हमने 2 चीजें जान ली न्यायपालिका में, जजों की नियुक्ति और जजों की पदमुक्ति।